नमस्कार साथियों, आज आपके समक्ष फिर उपस्थित हूँ मैं। जैसा कि मैंने बताया था, अपना जो चैनल है वो इतिहास विषय से संबंधित जानकारियाँ आपके सामने लाएगा। तो आज अपन शुरुआत करते हैं। तो आई थिंक आप सभी अच्छे होंगे, ऐसे ही प्यार बनाए रखें, इसी प्रकार से आप सपोर्ट करते रहें। तो इतिहास विषय में अपन पढ़ते हैं तो इतिहास यानी इति प्लस है प्लस आस, किस प्रकार से, यानी इति प्लस है प्लस आस का मतलब है कभी न कभी ये घटनाएं अवश्य ही हुई होगी। तो हुई है तो उसके लिए कोई न कोई साक्ष्य भी जरूरी है। जैसे ये पेन है मेरे पास, इस पेन का भी कुछ इतिहास रहा होगा। इसकी कैसे खोज हुई, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, और खोज हुई तो उसके कुछ प्रमाण भी होने ज़रूरी है। इतिहास ऐसे ही नहीं है कि कुछ लिख दिया और वो इतिहास हो जाए, उसकी प्रमाणिकता होना ज़रूरी है। तो प्रमाणिकता के लिए इतिहास को के जो प्रमाण है, इतिहास के जो प्रमाणित करने के साक्ष्य है, वो 3 प्रकार के हैं, जो इस प्रकार है। जैसे साहित्यिक साक्ष्य, साहित्य के बाद में यात्रियों का विवरण, और यात्रियों के विवरण के बाद में पुरातात्विक अभिलेख, पुरातात्विक साक्ष्य। ये 3 प्रकार के साक्ष्य जो इतिहास में है, उन तीनों को भी कई भागों में बांटा गया। जैसे किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए ये नहीं है कि अपन रट लिया, पढ़ लिया, साहित्यिक साक्ष्य, यात्रियों का विवरण, पुरातात्विक साक्ष्य। इसको एक प्रॉपर तरीके से चार्ट बनाओ। चार्ट बनाने के बाद में उसको रिवाइज करते रहो। तो साहित्यिक साक्ष्य भी 2 प्रकार के थे। एक था धार्मिक और एक लौकिक। धार्मिक साहित्य को अपन देखते हैं, ये भी 2 प्रकार के थे। ब्राह्मण साहित्य ब्राह्मणेतर साहित्य। अब जो ब्राह्मण साहित्य हैं, ये ब्राह्मण धर्म जो शाश्वत धर्म है इससे संबंधित है, और ब्राह्मणेतर है तो धार्मिक ही, तो किसी न किसी धर्म से ये भी रिलेटेड है। तो ब्राह्मण साहित्य में पहला आता है वेद। वेद 4 है, अभी ओवरव्यू पढ़ेंगे। उसके बाद जब वैदिक काल आएगा, वैदिक और उत्तर वैदिक काल, वो वेदों से संबंधित है, तो सारे डिटेल में वहाँ मिलेगा आपको। वेद के बाद में ब्राह्मण, वेदों को ही सरल तरीके से समझाने के लिए, वेदों की भाषा क्लिष्ट थी, संस्कृत, पुरानी संस्कृत थी जो क्लिष्ट थी, तो उसको थोड़ा सा सही करने के लिए, उसकी जटिलता को कम करने के लिए ब्राह्मण बने। ब्राह्मणों के बाद में आरण्यक, आरण्यक के बाद में उपनिषद, उपनिषद के बाद में वेदांग, वेदांग के बाद में महाकाव्य, और महाकाव्य के बाद में सूत्र, यानी धर्मसूत्र मान लो इनको, धर्मसूत्र। तो ये 7 प्रकार के
ब्राह्मण साहित्य वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। ब्राह्मणेतर साहित्य जो आते हैं इसमें 2 है, एक है बौद्ध साहित्य और दूसरा है जैन साहित्य। बौद्ध साहित्य है, इसमें 3 पिटक आते हैं जिनको त्रिपिटक कहते हैं। विनय पिटक, सुत्त पिटक और तीसरा है अभिधम्म पिटक। इन तीनों पिटकों में अपन बौद्ध धर्म जब पढ़ेंगे तो सारी जानकारी मिलेगी। इसके अलावा एक है मिलिंद पनो, जो प्राकृत भाषा का साहित्य है। मिलिंद पनो यूनानी शासक मिनेंडर और बौद्ध दार्शनिक के बीच में जो है नागसेन के बीच में वर्णन है। जैन साहित्य हैं, इनको आगम साहित्य कहते हैं। आगम साहित्य के अलावा जैसे और जो अपने भगवती सूत्र है, ये भी जैन साहित्य हैं जिसमें महावीर की, भगवान महावीर की कथाएं हैं। तो ये तो हो गए अपने धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य के बाद में अपन लौकिक साहित्य में चलते हैं। तो लौकिक साहित्य भी 3 प्रकार के 3 भागों में बंटे हुए हैं। 3 भागों में लौकिक साहित्य बंटे हुए हैं। ऐतिहासिक, अर्ध ऐतिहासिक और जीवनियाँ। ऐतिहासिक में सबसे पहला जो साहित्य अपने पास आता है वो है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो है ये अर्थशास्त्र चंद्रगुप्त मौर्य के पूरा राजनीतिक मौर्य काल का राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन को प्रतिबिंबित करता है। मुख्य रूप से ये जो है एक राजनीतिक पुस्तक है जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु मान लो, प्रधानमंत्री मान लो, विष्णुगुप्त चाणक्य, उसके द्वारा लिखी गई है। अर्थशास्त्र के बाद में अपन आते हैं तो इसमें आ जाती है मैगस्थनीज की इंडिका, जो एक किसके द्वारा लिखी गई है? मैगस्थनीज के द्वारा इंडिका। ये मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के समय जो मैगस्थनीज आया था उसने लिखी। ये मूल रूप से तो प्राप्त नहीं है, लेकिन इसके बाद के जो इतिहासकार हुए उन्होंने इनका वर्णन किया है। इसके बाद में आती है जो कश्मीर है, कश्मीर का इतिहास, कलण की राजतरंगिणी। राजतरंगिणी, कलण की राजतरंगिणी के बाद में आती है जो प्रबंध चिंतामणि और प्रबंध कोश। ये प्रबंध चिंतामणि और प्रबंध कोश है, ये
गुजरात के चोलू के शासकों के बारे में वर्णन करती है। और राजतरंगिणी जो है ये आदिकाल से लेके 1151 ईस्वी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन करती है राजतरंगिणी। ये ऐतिहासिक साहित्य है। इसके बाद में अपन देखें तो अर्ध ऐतिहासिक साहित्य आते हैं। इनमें देखते हैं कौन कौन से हैं। अर्ध ऐतिहासिक साहित्य जो है सबसे पहले अपने को मिलती है पाणिनि की अष्टाध्यायी। कौन सी मिलती है? पाणिनि की अष्टाध्यायी। 8 अध्याय है और ये मूल रूप से तो व्याकरण की किताब है, लेकिन ये अर्ध ऐतिहासिक है, इसमें भी ऐतिहासिक पहलू मिलते हैं। इसके बाद में आती है विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस। कौन सी आती है? विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस। ये भी एक अर्ध ऐतिहासिक किताब है। इसके बाद में कालिदास की जो मालविकाग्निमित्र है ये आती है कालिदास की मालविकाग्निमित्र। मालविकाग्निमित्र ये जो है शुंग शासक के बारे में, शुंग काल के बारे में आपको बहुत अच्छी तरीके से वर्णन करती है। इसके बाद में अपन आते हैं जीवनियों में। लिख सकते हो आप, इनको उतार भी सकते हो एक एक करके, ताकि सारे आपके शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे। लौकिक साहित्य में तीसरी जो विधा है, तीसरी जो है वो आती है जीवनियाँ। जीवनियाँ जो है राजा महाराजाओं की, उस समय की बहुत सारी जीवनियाँ जो लिखी गई, जिसमें बुद्ध के बारे में लिखी गई है। अश्वघोष चरित है, अश्वघोष कृत थे बुद्ध चरित। अश्वघोष ने कौन सी जीवनी लिखी थी? बुद्ध चरित। इसके बाद में एक गौड़ राजा की जीवनी लिखी थी। किसने? वाकपति ने। वाकपति की गौड़वहो। वाकपति की कौन सी है? गौड़वहो, जो प्राकृत भाषा में है। कौन सी भाषा में है? प्राकृत भाषा में है। इसके बाद में एक जो अपने आप को कलयुग का वाल्मीकि कहते हैं, जिसका नाम है संध्याकर नंदी। संध्याकर नंदी, जिसने लिखी थी रामचरित। ये पाल शासक रामपाल के बारे में लिखी गई है। और संध्याकर ने लिखी, जो अपने को तो बोलता है वाल्मीकि कलयुग का, और रामपाल को राजा राम मानता है। इसके बाद में जो अपने राजस्थान के ही है जयानक, इसने लिखी थी पृथ्वीराज विजय। ये भी एक जीवनी पर किताब है। तो साथियों, ये इस प्रकार से अपन अगर चार्ट से, मेरे थोड़ी सी दिक्कत ये है अपने कि बोर्ड थोड़ा छोटा है, बड़ा आ जाएगा तो पूरा चार्ट एक ही बोर्ड में बन जाएगा, जिससे कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी आपको। इस प्रकार से जो है चार्ट से, मैप से इतिहास को इस प्रकार से कर देंगे कि आप ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे। तो नहीं भूलोगे तो थोड़ा सा बस दबा दो लाइक का बटन, शेयर कर दो, सब्सक्राइब अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि जितने भी नए वीडियो आएंगे
उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब तीसरा बचता है, ये दूसरा आता है, अभी अपन साहित्यिक साक्ष्य पढ़े हैं, अब पढ़ेंगे यात्रियों का विवरण। यात्रियों के विवरण में दोस्तों 3 जगह से आए हैं। एक तो आए यूनान रोम से, यूनान और रोमन। दूसरे आएंगे चीन से, चीनी। और तीसरे आएंगे अरब से, अरबी यात्री। चीनी यात्री और रोमन यूनानी यात्री। यूनान से जो आए थे टेसियस, ये टेसियस एक ईरान का राजवैद्य था। तो इसने जो इतिहास लिखा है थोड़ा कम ही मानते हैं कि ये प्रमाणिक नहीं, ये राजवैद्य था, इसने वहीं बैठे बैठे ही लिख दिया। इसके बाद में हेरोडोटस, कौन है भाई? हेरोडोटस। हेरोडोटस जो है ये जानते ही होंगे आप, और नहीं जानते हो तो मैं बता देता हूँ, ये इतिहास के पिता है, फादर ऑफ हिस्ट्री। और इसने किताब लिखी थी हिस्टोरिका। कौन सी? हिस्टोरिका। ये हिस्टोरिका किताब जो है उसने भी वहीं पे लिखा था, लेकिन कुछ हद तक अपन कह सकते हैं कि ठीक है, बाकी ज़्यादा नहीं है। इसके बाद में अपन ने पहले पढ़ा था जो मेगस्थनीज और डाइमेकस। मेगस्थनीज जो है, ये मेगस्थनीज आया था आपके चंद्रगुप्त मौर्य के समय, जिसने इंडिका लिखी। और डाइमेकस जो है ये आया था अशोक के समय। ये मौर्य काल की जानकारियाँ अपन को देते हैं। ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय। चीनी यात्री है। चीनी यात्रियों में देखो, एक तो फायान जो गुप्त काल में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य जिसको विक्रमादित्य भी कहते हैं, उसके काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में फायान। फायान के बाद में आता है ह्वेनसांग। और ये ह्वेनसांग जो है ये आया था आपके हर्षवर्धन के समय। और इसके बाद में आता इत्तसिंग। इत्तसिंग जो है 7वीं सदी के बाद में आया था। ये चीनी यात्री भारत को क्या कहते थे, ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है। यिंतसु, ये भारत को क्या कहते थे? यिंतसु कहते थे। अब देखो, इन तुक जो कहते थे, अब अपन इनके बारे में आगे जब आएंगे, जैसे गुप्त काल आएगा तो इसमें फायान के बारे में पढ़ लेंगे, हर्षवर्धन को पढ़ेंगे, 7वीं शताब्दी में सिंह को पढ़ लेंगे। अरबी यात्री है। इन अरबी यात्रियों में सबसे जो इम्पोर्टेंट था वो है अल-बरूनी। अल-बरूनी जो है ये महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, और इसने महमूद गजनी के साथ भारत आया और भारत के बारे में इसने विवरण दिया तहकीक ए हिंद बुक्स में। किताब का क्या नाम है? तहकीक ए हिंद। अरब यात्रियों के बाद 1-2 और आते, सुलेमान है, फरिश्ता है, ये भी आते हैं, सुलेमान, फरिश्ता। इसके बाद में जो है बचता है पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्यों में 3 चीज़ें आती है। एक तो अभिलेख, सिक्के और मुद्राएं। ये जो है अभिलेख जो है अशोक के समय से लिखने
शुरू हुए थे और इनको आगे पढ़ेंगे अपन अशोक के समय में। सिक्के मुद्राएं क्या क्या मिलती है वो हर चैप्टर में अपन पढ़ते जाएंगे। इसके अलावा जो स्मारक मिलते हैं अपने को, ये भी पुरातात्विक साक्ष्य में आते हैं। जैसे बहुत सारे दुर्ग मिलते हैं, तो इनसे भी अपने को इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है कि भाई क्या हुआ होगा उस समय, कैसे बनाते होंगे। इसके अलावा सिक्के और मुद्रा से भी इतिहास में वो राजा सिक्के कहाँ कहाँ मिले, तो उनका जो है कहाँ तक उनका विस्तार था। तो इस प्रकार से इतिहास को जानने के साहित्यिक जो साक्ष्य है, यात्रियों का विवरण, पुरातात्विक साक्ष्य है, ये कंप्लीट होता है। और अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।